देखिए सर, एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। वो एलटी और लेक्चरर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसमें। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ समझिए इनको। Q ओवर Z, Z ओवर Q, R ओवर Z, C ओवर R ओवर Q, C ओवर Q, Q ओवर Q, R ओवर R, C ओवर C, ZP ओवर ZP और Z ओवर R, Z ओवर C और Z ओवर Z और आपके पास R ओवर Z, C ओवर Z, C ओवर Z। ठीक है सर। और आपके पास Z ओवर Q, Z ओवर Q कहीं लिखा है हमने, Z ओवर Q लिख दिया। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वेक्टर सबस्पेस बनाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो सर देखिए, मैं कह रहा हूं कि इनमें से कौन वेक्टर स्पेस बनाता है। वेक्टर स्पेस की मैं बात कर रहा हूं सर, किसकी? वेक्टर स्पेस की। तो देखिए सर, वेक्टर स्पेस समझने से पहले मुझे बात करनी पड़ेगी फील्ड के बारे में। किसके बारे में? फील्ड के बारे में बात करनी पड़ेगी। फील्ड समझने से पहले मुझे बात करनी पड़ेगी रिंग के बारे में सर। रिंग से पहले मुझे बात करनी पड़ेगी ग्रुप के बारे में, और ग्रुप तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हम समझेंगे सर बाइनरी ऑपरेशन को। किसको समझेंगे? बाइनरी ऑपरेशन को सर। तो बाइनरी ऑपरेशन समझते हैं, उसके बाद ग्रुप, रिंग और फील्ड समझते हैं, उसके बाद हम वेक्टर स्पेस पे आते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करता हूं मैं। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं सर? देखिएगा, मैं बात अगर बाइनरी ऑपरेशन की करता हूं, बाइनरी ऑपरेशन, तो सर बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G। कोई भी दो A G में से उठाइए आप, A स्टार B अगर आपके G में बिलोंग कर जाता है तो आप कह देते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। कौन? स्टार को आप बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं। स्टार क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे नेचुरल नंबर में स्टार जो हो सकता है सर, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कोई भी और तरीके का हो सकता है। नेचुरल नंबर में सर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करें, दो नेचुरल नंबर को ऐड करें, आना नेचुरल नंबर ही चाहिए सर, तो आएगा बिल्कुल। दो नेचुरल नंबर को ऐड करके नेचुरल नंबर ही आएगा, तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा नेचुरल नंबर में। सर अगर हम बात करें नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन की, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर आए सर। 1,1 बिलोंग्स टू, क्या n में बिलोंग करता है? एडिशन के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 1 + 1 तो बिलोंग कर जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस लिखा है मैंने, 0 नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि दो हम एलिमेंट्स को उठाते हैं, एलिमेंट को ऑपरेट करके उसी में अगर वो बिलोंग कर जाए तो वो जो स्टार है वो क्या कहलाएगा सर? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। उसे हम क्या कह देंगे? बाइनरी ऑपरेशन। किसे कहेंगे? स्टार को कहेंगे। स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब हमने एडिशन लिया था यहाँ पे, तो दो नेचुरल नंबर में तो एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन है सर। अगर मैं बात करूं इंटीजर के सेट में, तो इंटीजर के सेट में एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, इंटीजर के सेट में सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, कोई भी दो इंटीजर आप उठाइए, उनको चाहे आप ऐड करिए, उनको चाहे आप सब्ट्रैक्ट करिए, अगेन आपको इंटीजर ही मिलेगा, अगेन आपको इंटीजर ही मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे। मल्टीप्लिकेशन भी होगा, दो इंटीजर आप उठाइए तो उनको मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो वो भी क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन ही होगा सर, मल्टीप्लिकेशन भी।
बात करते हैं डिवीजन की। क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है? तो आप ए और बी को जब डिवाइड करते हैं, जहां पे ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो क्या जरूरी है ए और बी इंटीजर में बिलोंग करेगा? नहीं। आप ले लीजिए 2 और 3, दो इंटीजर लीजिए आप, 2/3 नॉट ए इंटीजर, तो डिवीजन नॉट बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन डिवीजन सर इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि दो एलिमेंट को उठाइए, उनको ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट करने के बाद अगर अगेन वो उसी सेट में आ जाता है सर, तो हम कह देते हैं वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है सर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये हुआ। अब बात करता हूं मैं ग्रुप की। मैं डिटेल में यहां तक पहुंचना चाह रहा हूं, वेक्टर स्पेस तक पहुंचना चाह रहा हूं। तो वेक्टर स्पेस तक पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं, ग्रुप की मैं बात करता हूं। तो सर ग्रुप किसे कहते हैं? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है सर। ध्यान दीजिए, अगर ना हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को रखता है, तो हम उसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो स्ट्रक्चर कहलाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। A non-empty set which contain one or more than one binary operation is known as algebraic structure। इसको हम algebraic structure कहेंगे। G भी a non-empty set, G कोई non-empty set है with binary operation star, binary operation star is said to be group। वो ग्रुप कहलाएगा सर कब? If it following property या axiom, following property सर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या होती है समझिएगा। G1 फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई भी दो मेंबर आप G में से उठाइए सर, उनका ऑपरेशन करिए जी में होना चाहिए। क्लोजर मतलब बाइनरी ऑपरेशन से है। क्लोजर मतलब बाइनरी ऑपरेशन से है। G2 देखिएगा, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, B, C बिलोंग्स टू G। कोई भी तीन मेंबर आप इससे उठाइए, इनको ऑपरेट कीजिए। A स्टार B स्टार C की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर? A स्टार B स्टार C के बराबर आनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी G3 एग्जिस्टेंस, इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी एक मेंबर आप जी में से उठाइए, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक मेंबर जी में ई जरूर ऐसा होगा जो किस कंडीशन को रखेगा? ए को ई के साथ ऑपरेट करूं तो ए ही मिले, या ई को ए के साथ ऑपरेट करूं तब भी क्या मिले? ए ही मिले। तो ये G3 आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। G4 किसे कहते हैं सर? कोई भी एक एलिमेंट आप G में से उठाइए, उसके क्रॉसपोंड एक ए डैश मेरे G में जरूर होगा। यदि मैं ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करूं सर, तो मुझे आइडेंटिटी मिले, या ए डैश स्टार ए भी आइडेंटिटी मिले। तो जो नॉन एम्प्टी सेट G इन चार प्रॉपर्टी को रखता है सर, उसे कहते हैं हम ग्रुप। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो केवल एक ही प्रॉपर्टी को रखता है G1, उसे क्वासी ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्वासी या ग्रुपॉइड कहा जाता है। जो नॉन एम्प्टी सेट दो प्रॉपर्टी को रखता है सर, उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। और जो नॉन एम्प्टी सेट तीन प्रॉपर्टीज को रखता है, ये G1, G2, G3, वो क्या कहलाता है? मोनोइड। क्या कहलाता है? मोनोइड। और चार प्रॉपर्टी को रखने वाला तो मैंने बोल ही दिया, वो ग्रुप होता है। अगर एक प्रॉपर्टी और हो जाए सर, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए वाली, तो इसे हम कम्यूटेटिव कहेंगे। तो वो नॉन एम्प्टी सेट जो इस चार प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी और रख दे, पांच प्रॉपर्टी रखता हो, तो उसको हम कह देते हैं एबिलियन ग्रुप। क्या कह देते हैं? एबिलियन ग्रुप कह देते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फिर समझने का प्रयास किया कि ग्रुप क्या है। ग्रुप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट चार प्रॉपर्टी को रखे, उनमें से चार का मतलब क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं, पहली प्रॉपर्टी को रखने वाला मैंने कहा क्वासी कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं। और दो प्रॉपर्टी को रखने वाला सेमी ग्रुप होता है, तीन को रखने वाला मोनोइड, चार को रखने वाला ग्रुप, और पांच प्रॉपर्टी को रखने वाला एबिलियन ग्रुप कहलाता है। सर देखिए, नेचुरल नंबर की अगर बात करूं, क्या नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप होता है? चेक करते हैं। कोई भी दो, आप नेचुरल नंबर को लिखते हैं,
तो नेचुरल नंबर ये होगा 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है। पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n, तो सर a एडिशन में नेचुरल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप है या नहीं है चेक करते हैं। तो a प्लस b करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, G1 पहली प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्वासी ग्रुप तो है। अगर हम a, b, c सर नेचुरल नंबर से उठाते हैं तो a प्लस b प्लस c करते हैं तो a प्लस b प्लस c भी मिलेगा, एसोसिएटिव होगा। तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप भी है। अब आप सेमी ग्रुप के बाद देखिए, कोई नेचुरल नंबर आप उठाइए 3 को किसके साथ ऑपरेट करें कि a स्टार, क्या लिखा था हमने, a स्टार a इज इक्वल टू a स्टार e इज इक्वल टू, यदि a आता है तो a को e को हम आइडेंटिटी कह देते हैं उस ग्रुप की। एडिशन में स्टार की जगह पे एडिशन यूज होगा। 3 के साथ में e जोड़ू तो 3 मिले तो e कितना होगा 0। अब आप देखो 0 इसमें बिलोंग करता है, 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट सर खाली सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड भी नहीं होता है। जो मोनोइड नहीं है तो ग्रुप कैसे हो सकता है, और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। तो ग्रुप का मतलब ये होगा, मैं बेसिक सा समझाना चाह रहा हूं अभी आपको। तो ये ग्रुप भी नहीं होगा। तो ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी चाहिए। इंटीजर का सेट ग्रुप होगा, यस। रियल नंबर का सेट ग्रुप होगा, यस। रियल नंबर का सेट जो होता है आपका, रियल नंबर का सेट एडिशन में और हम 2 ही ऑपरेशन ग्रुप में यूज करते हैं सर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बस। रियल नंबर का सेट ग्रुप होता है एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 हो जाएगी और इनवर्स कोई 2 एलिमेंट लेते हैं तो 1/2 रियल नंबर ही आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ग्रुप होता है सर, इंटीजर का सेट ग्रुप होता है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है। जेड प्लस जेड एडिशन में ग्रुप होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी एडिशन में ग्रुप होगा, आर जो होगा एडिशन में ग्रुप होगा। ये सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी को रखेंगे। ग्रुप का मतलब ये था। अब मैं सीधे आगे और डिस्कस न करके सीधे एक्चुअल में क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा हूं आपको। तो इसको समझाने के लिए कुछ बेसिक फैक्ट जो थे उनको मैं लेना चाह रहा हूं। अब मैं सीधे आता हूं सर किस पे, रिंग पे आ रहा हूं। किस पे आता हूं, रिंग पे। रिंग भी क्या है, अब हम 2 ऑपरेशन को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे रिंग से पहले एक चीज और बताता हूं सर मैं आपको। ZP लिखा है ना यहाँ पे, एक वर्ड ZP लिखा है, तो ZM लिखते हैं हम पहले। ZM का मतलब होता है 0 1 2 3 4 से लेके m-1 तक के एलिमेंट, इसे कहते हैं ZM। ZM मतलब जैसे Z6 में लिखता हूं सर, तो Z6 का मतलब होता है 0 1 2 3 4 और 5, m-1 तक का। ऑर्डर अगर ग्रुप का कहा जाए सर, एक होता है एलिमेंट का ऑर्डर, एक होता है ग्रुप का ऑर्डर। अभी मैं ग्रुप के ऑर्डर पे बात कर रहा हूं, एलिमेंट का ऑर्डर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप के ऑर्डर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, सर ZM का ऑर्डर अगर कहूंगा, ऑर्डर ऑफ ZM कहूंगा तो आप कहेंगे m होता है सर। इसका ऑर्डर कितना है, Z6 का 6, क्योंकि 0 से लेके ये 1 से लेके m-1 तक तो ये है, एक 0 हो गया तो m ऑर्डर हो गया। तो ये m जो डिनोट करता है, ये जो सफिक्स में लगा हुआ, ये मॉड्यूलो को डिनोट करता है। मॉड्यूलो का मतलब बताता हूं मैं, a प्लस b मॉड m बताता हूं। इसका मतलब होता है a प्लस b कब, जब a और b का वैल्यू m से छोटा है, और ये रिमाइंडर r आ जाता है जब a प्लस b का वैल्यू m से बड़ा या बराबर आए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मॉड्यूलो को, 2 और 3 में Z6 से मेंबर लेता हूं सर, 2 और 3 को जोड़ के इस 6 से भाग करूंगा। अगर भाग हो गया तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखूंगा। जैसे 2 और 3 को जोड़ के 6 से भाग नहीं होता, आंसर 5 आएगा। जैसे देखो 2 और 3 को जोड़ो 5 आएगा, 5 को 6 से भाग नहीं कर सकते हैं आप, तो ये क्या आएगा 5 5 ही रह जाएगा। ये a प्लस b आ जाएगा यदि m से छोटा हुआ। अब जैसे देखो 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 को आप 6 से भाग कर सकते हैं, एक बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये लिखा जाता है ZM में। इस पे भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ZM का मतलब क्या होता है आपको समझा दिया, कि जैसे Z6 कहता हूं तो ये जो होता है ना सर, ये ZM एडिशन में, ZM जो होता है एडिशन में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर मैं ZP लिखता हूं
तो 1 2 3 अप टू एन सॉन p-1, इसका ऑर्डर p-1 है क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है। ये जो ZP होता है ना, p फॉर्म, p जो है आपका प्राइम नंबर है, ZP सर मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप फॉर्म करता है। ZP जो बनाता है वो मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप फॉर्म करता है। क्लियर हुई बात? तो जरा सा हमने ग्रुप के बारे में देखा, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। पूरा हम करेंगे, इसको लेक्चर करेंगे उसमें, इसलिए अभी मैं जरा आपको जितना यूज हो रहा है उतना समझाना चाह रहा हूं। तो सर मैं बात करना चाह रहा था रिंग की। रिंग क्या होता है, रिंग को समझिए आप। रिंग क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट आर, आर यहां रियल नंबर नहीं है सर। नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेट टू बी रिंग। इसको हम क्या कह देंगे? रिंग कह देंगे। कब? विद बाइनरी ऑपरेशन, विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सर। यहां पे दोनों बाइनरी ऑपरेशन एक साथ यूज होंगे, एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। इफ इट फॉलो फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है सर? R1, पहला रिंग की पहली प्रॉपर्टी, R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। R क्या होना चाहिए सर? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन में। तो एबिलियन ग्रुप में अभी हमने पढ़ी थी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, एक एसोसिएटिविटी आएगी, एग्जिस्टेंस में आइडेंटिटी आएगी, एग्जिस्टेंस का इनवर्स आएगा और कम्यूटेटिविटी आ जाएगी। एडिशन में R एबिलियन ग्रुप होना चाहिए सर। R1 पहली प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी ये रखेगा। दूसरा R2 जो प्रॉपर्टी है वो R मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आई? 2 प्रॉपर्टी, एक A इंटू बी बिलोंग करना चाहिए R में, और दूसरा A इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? A इंटू बी इंटू सी के बराबर। यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं R3 की। 3 ही प्रॉपर्टी को रखता है रिंग। 3 मतलब काउंट करेंगे अभी इनको कितना हो रहा है। तो 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग, A इंटू बी प्लस सी और B प्लस सी ऑफ A डॉट बी प्लस A डॉट सी, B डॉट A प्लस C डॉट A, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग को रखता है। जो भी नॉन एम्प्टी सेट R, ये 3 प्रॉपर्टी, मतलब काउंट करो कितनी होगी, 5 2 7 2 9, इन 9 प्रॉपर्टी को रखेगा सर, वो रिंग कहलाएगा। रिंग में टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 9 है। एडिशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की कितनी आवश्यकता है? पहली बात तो ग्रुप होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही चाहिए। खाली G बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो वो ग्रुप बना देगा सर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखेगा, 2 बार ले लो, एसोसिएटिव भी रखेगा, एसोसिएटिव 3 बार ले लो। आइडेंटिटी खुद आइडेंटिटी वो वही है, उसको उसके साथ ऑपरेट करोगे वही। इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स सेल्फ इनवर्स होता है आइडेंटिटी, तो इनवर्स भी रख रहा है। तो इसका मतलब सिंगल एलिमेंट से रिंग होने के लिए भी देखो एक ही एलिमेंट से काम बन जाएगा। अभी तक कोई 1 की जरूरत तो नहीं पड़ी, खाली 0 होगा तब भी बन जाएगा। तो रिंग होने के लिए भी क्या है, एक एलिमेंट से हमारा काम बन जाएगा। अब बात करते हैं सर हम रिंग के बाद एक वर्ड और आ गया, कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं हम। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU वर्ड बोल रहा हूं मैं। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का मतलब, पहले रिंग विथ यूनिटी समझता हूं मैं। रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी का मतलब, अच्छा एक चीज और आप समझिएगा, एक होता है सर यूनिटी, एक होता है यूनिट। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। यूनिटी क्या है, यूनिट क्या है। रिंग विथ यूनिटी का बात करता हूं तो ए रिंग, जैसे ही मैंने ए रिंग कहा आपसे, तो आप कहेंगे 9 प्रॉपर्टी ऑलरेडी है उसके पास, वो 9 प्रॉपर्टी को रखेगा। उसके बाद बात की, ए रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी, मैं रिंग विथ यूनिटी की बात कर रहा हूं ना। इफ 1 बिलोंग्स टू R, अगर 1 R में बिलोंग कर गया तो ये रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। दूसरा कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते हैं? ए रिंग विच फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब A इंटू बी बराबर B इंटू ए।
कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये है, कम्यूटेटिविटी तो ऊपर भी आई थी, वो एडिशन में आया था एडिशन टू। कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में कहा जाएगा। कम्यूटेटिव रिंग में जो कम्यूटेटिव है वो ऑपरेशन किसके लिए बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा है सर। मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि a इंटू बी तो अभी तक नहीं आया था, तो इसे कहेंगे जो भी सी, मैं अगर सी आर यू लिखता हूं तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिविटी भी है उसके अंदर, रिंग तो है ही है वो, और यूनिटी को भी रख रहा है, उसे हम सी आर यू कह देंगे, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कह देंगे सर। मैं एक्चुअल में पहुंचना चाह रहा हूं फील्ड तक, अगर हम फील्ड तक पहुंच गए तो हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर पाएंगे, अगर हम फील्ड तक पहुंच गए तो वेक्टर स्पेस को हम डिफाइन कर पाएंगे। तो फील्ड तक पहुंचने के लिए एक बात मैं आपको समझाता हूं, और क्या हम सीआरयू तो पढ़ चुके हैं, सीआरयू का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इंटीजर का सेट सर ना 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू एन सो ऑन, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या है, सीआरयू है, एक सीआरयू है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास यूनिटी 1 भी है और ये रिंग है। रिंग क्यों है, आर जो होगा, जेड जो होगा आपका, जेड जो होगा एडिशन में एबिलियन ग्रुप भी बनाएगा, जेड जो है एडिशन में एबिलियन ग्रुप होगा, मतलब एडिशन में एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को रखेगा। जेड मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप भी होगा। सेमी ग्रुप क्यों है, क्योंकि आप कोई भी दो सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, और जेड दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी रखेगा, तो जेड रिंग हो गया। अब इस जेड के अंदर 2 इंटू 3 करो तो 3 इंटू 2 भी आएगा सर, तो ये कम्यूटेटिव रिंग भी हो गया। और 1 को रख रहा है, ये 1 बिलोंग्स टू जेड, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी। जेड जो होगा सर सीआरयू होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। बात करते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के बाद दो चीजें और आती है सर, एक होता है जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, और एक होता है विदाउट जीरो डिविजन, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिविजन, इन दोनों को समझिएगा आप। जीरो डिविजन का मतलब कोई भी दो एलिमेंट आप रिंग में से उठाओ, उन दोनों को आप ए भी नॉन जीरो हो बी भी नॉन जीरो हो और आप a इंटू बी बराबर जीरो ले आओ, तो ये a और b जीरो डिवाइजर कहलाते हैं। क्या ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो होता है मैट्रिसेस में, और जैसे Z6 में लिखता हूं तो Z6 में देखिए सर 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट आएंगे, मतलब 5 तक एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट तो 6 होंगे, ऑर्डर 6 इसका। इसके अंदर 2 भी नॉन जीरो है और 3 भी नॉन जीरो है सर, लेकिन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 से भाग भी किया जाता है ना, तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 आ गया, नहीं आया, तो ये जो 2 और 3 है जीरो डिवाइजर कहलाएंगे। जीरो डिविजन का मतलब क्या होगा, यदि दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप जीरो ले आओ तो वो जीरो डिवाइजर कहलाएंगे। बात करते हैं विदाउट जीरो डिविजन की। विदाउट जीरो डिविजन सर हम किसे कहते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि जीरो आता है, या तो उनमें से ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, तो उस केस में हम इसे विदाउट जीरो डिविजन कह देंगे। जैसे मैं लेता हूं एक एग्जांपल सर, अभी मैंने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसके कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो तो जीरो तभी आएगा सर जब आप एक उसमें से जीरो लो, बिना जीरो लिए उन दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता, तो ये विदाउट जीरो डिविजन है। अभी पढ़ा था हमने सीआरयू है और ये विदाउट जीरो डिविजन, ये क्या है, विदाउट जीरो डिविजन। क्यों, क्योंकि इसके दो मेंबर को मल्टीप्लाई करके मैं जीरो तभी प्राप्त कर सकता हूं जब उनमें से एक क्या हो सर, जीरो हो। तो हमने जीरो डिविजन भी समझा सर, विदाउट जीरो डिविजन भी समझा। अगर ये दो चीजें समझी तो हम आ पाएंगे इंटीग्रल डोमेन पे। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ए CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो हम पढ़ चुके हैं, इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज ऑफ
विदाउट जीरो डिविजन सर, जीरो डिविजन। अगर ये विदाउट जीरो डिविजन हो गया तो हम इस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन कह देंगे। अब सर देखिए, सेट ऑफ इंटीजर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इंटीजर का सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू एन सो ऑन, ये सेट है। अभी हमने पढ़ा था ये इंटीजर का सेट CRU होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इंटीजर का सेट होता है। तो अगर ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो इसके, और अभी मैंने बताया इसके दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके कभी जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसके दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है, तो उसमें से A या B को जीरो होना पड़ेगा। यस, A और B का प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब या तो A जीरो होगा या B जीरो होगा। इसे हम क्या कह देंगे, ये CRU भी है, विदाउट जीरो डिविजन भी है, तो क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया सर। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन हमने क्या समझी कि कोई भी CRU हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा जब वो विदाउट जीरो डिविजन हो जाए। तो अब हम पहुंचे सर फील्ड में, जिसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा पाऊंगा। फील्ड क्या है सर, अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेट टू बी फील्ड। फील्ड कहलाएगा सर इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सर एफ डैश आपने जनरेट किया, एफ में से जीरो को हटाया, अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो आप कह देंगे वो फील्ड हो गया। कोई भी CRU अगर उसमें से आप जीरो को हटा दो तो नया कलेक्शन जो मिला वो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रखता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो आप कह देंगे वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा सर। जैसे देखिए इस Z को मैं चेक करना चाह रहा हूं, Z में से जीरो को हटाइए सर, Z में से जब आप जीरो को हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने का मतलब क्या हुआ, A को मैं A' से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा। जैसे एडिटिव इन्वर्स की बात करूंगा तो A को किसके साथ ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी जीरो मिले, A' बराबर माइनस A होगा। इसी प्रकार A को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, A' बराबर 1/A होगा। A का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा सर 1/A होगा। इसी प्रकार अब देखिए आप इसमें से कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठाइए, तो ये सेट बनाया मैंने Z', इसको मैंने Z' कहा सर। अब आप देखिए 2 एक नॉन जीरो एलिमेंट है Z' का, 2 को किसके साथ में ऑपरेट करूं, मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिले, 1/2 के साथ, और 1/2 सर मेरे इस इंटीजर के सेट में नहीं है। ये जो इंटीजर का सेट है जो कि CRU ऑलरेडी है, ये फील्ड हो जाता यदि इसके नॉन जीरो एलिमेंट का, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता सर। तो नहीं है, ये इंटीजर का सेट फील्ड नहीं है। तो अब यहां से एक रिजल्ट बन गया। अभी हमने पढ़ा था इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो जो इंटीग्रल डोमेन है जरूरी नहीं कि वो फील्ड हो, एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ए फील्ड। क्या कोई सिचुएशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, होती है सिचुएशन, लेकिन एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ए फील्ड। जो फील्ड है वो सब कुछ होगा, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं कि फील्ड हो। उसका एग्जांपल ये है। तो सर आप फील्ड की एग्जांपल बताइए कहेंगे आप मेरे से। तो जो फील्ड होते हैं ना सर, ये 3-4 मेजर फील्ड में आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, वो उनमें से सबसे पहला बड़ा फील्ड C होता है, दूसरा R होता है। ये CRU है, इसके नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा रहेगा, R है। अगला सेट ऑफ रेशनल नंबर है। ये तो आपको पता है कि ये फील्ड होने ही होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होते हैं। और एक मैं ZP लिख दे रहा हूं, P मतलब प्राइम। जैसे मैं Z7 लिखता हूं तो 1 2 3 4 5, और इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, 6 तक। जीरो से भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि जब मैं रिंग प्रूव कर रहा हूँ तो इसमें एडिशन ऑपरेशन भी लगेगा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लगेगा सर। तो ये फील्ड होता है, क्योंकि इसमें से जीरो को जब मैं हटाऊंगा, Z'7 बनाऊंगा, तो ये हर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हर एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहेगा। तो ZP हो गया, आप इतना याद रखिए, CRQ और ZP ये फील्ड होते हैं, इनसे हमारा काम बन जाएगा इसमें। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वेक्टर स्पेस। मैंने तो क्वेश्चन ये पूछा था ना, इनमें से कौन वेक्टर स्पेस है, तो उसके लिए पहले हमने थ्योरी डेवलप की, फील्ड तक पहुंचे।
अब सर स्पेस को जनरेट करने के लिए कुछ बेस होना चाहिए, तो जो बेस है ना वो फील्ड है, उस बेस के ऊपर ही स्पेस जनरेट होगा, तो फील्ड के ऊपर ही स्पेस जनरेट होगा। तो अब हम फील्ड के एलिमेंट को एज ए स्केलर लेंगे और v के एलिमेंट को एज ए वेक्टर लेंगे, तब हम कह पाएंगे Vn/f वेक्टर स्पेस होता है। ओवर फील्ड के एलिमेंट एज ए स्केलर लेंगे हम, और जो v के एलिमेंट होंगे एज ए वेक्टर होंगे। हम कहेंगे कि सर Vn/f वेक्टर स्पेस होता है कब, जब वो कुछ प्रॉपर्टीज को रखता है। वो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो उसको समझने से पहले एक चीज और बताता हूं। एक होता है इंटरनल कंपोजिशन। सर क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब होता है कोई भी दो मेंबर किसी सेट में से उठाओ, उनको ऑपरेट करो, उसी सेट में बिलोंग कर जाए। तो यहां वेक्टर स्पेस में ना वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन जो होगा ना सर, एडिशन इज एन इंटरनल कंपोजिशन। एन इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन होगा। वेक्टर का एडिशन क्या हो जाएगा? इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा। अब सर दूसरा आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या आता है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है सर? एक एलिमेंट आप उठाएंगे फील्ड से और एक एलिमेंट उठाएंगे वेक्टर से, तो ए अल्फा आपके वी में बिलोंग करेगा। अल्फा वी का मेंबर है और ए फील्ड का मेंबर है, तो ए अल्फा वी का मेंबर होगा, तो हम कह देंगे ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन समझा हमने। तो हम अब समझ पाएंगे कि सर वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए ध्यान से देखिएगा, वेक्टर स्पेस होने के लिए मेरे पास, मैं कहूंगा Vn, n जो बताता है ना डायमेंशन को बताता है, डायमेंशन को भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किसे कहते हैं डायमेंशन। Vn n टपल का वेक्टर होगा इसमें, जो वेक्टर अल्फा लिखूंगा ना सर ऐसा होगा a1 a2 डॉट डॉट an। इसलिए अगर मैं v3f लिखता हूं ना सर, तो इसका जो एलिमेंट होगा a, b, c टाइप का होगा वेक्टर अल्फा, जहां अंदर के जो एलिमेंट ai होते हैं वो फील्ड से डिनोट करते हैं, क्योंकि फील्ड के ऊपर ही स्पेस जनरेट होगा। तो ये फील्ड के मेंबर होंगे। किसके मेंबर होंगे? फील्ड के, ये वाले, ये वेक्टर के मेंबर होंगे। Vn/f फील्ड वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा कब? जब वो कुछ प्रॉपर्टीज को रखेगा। पहली प्रॉपर्टी सर कितनी होती, क्या होती है? V जो है एडिशन में एबिलियन ग्रुप बनाएगा, एबिलियन ग्रुप बनाएगा। सर ध्यान दीजिएगा, V जो है एडिशन में एबिलियन ग्रुप बनाएगा। मतलब 5 प्रॉपर्टी होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा? अल्फा और बीटा कोई दो मेंबर V से उठाओ, अल्फा प्लस बीटा V में होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी अल्फा जीरो वेक्टर बराबर, अल्फा बराबर जीरो वेक्टर प्लस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये जो जीरो वेक्टर के ऊपर बार लिखा है ना मैंने, अगर 3 टपल का है तो जीरो वेक्टर ऐसा होगा, और n टपल का है ना तो 0 0 0 करके n टाइम का हो जाएगा। ये जीरो वेक्टर होता है। जीरो यहां भी अंदर वाले स्केलर हैं और ये वाले वेक्टर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी अल्फा, चौथी प्लस अल्फा डैश बराबर 0, तो अल्फा डैश प्लस अल्फा, अल्फा डैश बराबर माइनस अल्फा। अगली प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा। सर तो V प्लस तो एबिलियन ग्रुप हो गया। पहली प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस होने के लिए ये होनी चाहिए कि V प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी सर ध्यान दीजिएगा, V जो होनी चाहिए V2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सर अभी हमने पढ़ा था और A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू V, A अल्फा आपका V का मेंबर होगा। अभी तो पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और सर V3 तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है देखिएगा, A ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा। इसके अंदर V3 के अंदर लिख रहा हूं पहली प्रॉपर्टी, दूसरी V31 कहूंगा मैं इसको। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास A प्लस B ऑफ अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है सर A B ऑफ अल्फा इज इक्वल टू A B ऑफ अल्फा। और चौथी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है 1 बिलोंग्स टू F
एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो 1 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू वी। वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस कहलाएगा कब? जब वो एडिशन में एबिलियन ग्रुप हो, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रखता हो, और ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को रखता हो, तो वो वी वेक्टर्स का कलेक्शन ओवर द फील्ड एफ क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस कहलाएगा सर। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा पाऊंगा, जिसके लिए मैंने ये पूरा कहानी आपको समझाई। वी एफ वेक्टर स्पेस है, मतलब वी एन एफ, एन मतलब डायमेंशन को बताता है, उसकी टपल को बताता है। टपल 3 टपल का है तो ऐसे लिखेंगे, 4 टपल का है तो ऐसे लिखेंगे। तो सर ध्यान दीजिएगा, 3 चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उन 3 चीजों को ध्यान देना। पहला तो अगर फील्ड ओवर फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस होता है। दूसरा, अगर सुपर फील्ड बाहर हो और सब फील्ड अंदर हो, वो भी वेक्टर स्पेस होता है। और अगर सब फील्ड, ये भी वेक्टर स्पेस होगा, ये भी वेक्टर स्पेस। सब फील्ड, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जैसे वी एन एफ है, फील्ड ओवर फील्ड तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा। सब फील्ड, सुपर फील्ड बाहर हो तब भी बनाएगा, और सुपर अंदर हो तो ये वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनाएगा। तो इतना समझाना था मुझे कि क्या है आपका सुपर फील्ड, सब फील्ड। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। जो जो आपके जैसे फील्ड मैंने मेजर बताए थे आपको, जेडपी, क्यू और आर और सी। तो सर ध्यान दीजिएगा, जेडपी ओवर जेडपी हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। फील्ड एफ ओवर एफ, जेडपी फील्ड होता है सर। देखिएगा क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस होगा, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा सर, सी ओवर सी हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। ये तो होंगे ही होंगे वेक्टर स्पेस, क्योंकि फील्ड ओवर फील्ड वेक्टर स्पेस होता है। देखिए इसमें देखिए, क्यू ओवर जेड लिखा है, अब भी मैंने बताया था जेड फील्ड नहीं होता है, क्योंकि जेड डैश बराबर जेड में से 0 को हटाओगे तो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी जेड अंदर दिखे, वो फील्ड ही नहीं है, तो बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस कैसे बनेगा बताओ तो? वी एन एफ में सर एफ फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड होता है। अंदर वाला फील्ड अगर है ही नहीं तो वेक्टर स्पेस कैसे बन सकता है? तो जहां जहां जेड अंदर है ना, उसको काट दो आप। जेड अंदर दिखे तो काट दो आप, क्योंकि अंदर को फील्ड होना नेसेसरी है। अब जेड बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? सब फील्ड अंदर। पहली बात तो जेड अंदर हुआ तो फील्ड ही नहीं है। सब फील्ड की तो बाद में बात करेंगे। अब देखिए, जेड बड़ा होता है, क्यू बड़ा होता है, क्यू बड़ा होता है। जेड बाहर हो सकता है क्योंकि वेक्टर के एलिमेंट जेड हो सकते हैं, लेकिन सुपर फील्ड अंदर नहीं हो सकता। आर ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस। क्या लिखा था? आर बाहर हो, सुपर फील्ड बाहर हो, सब फील्ड अंदर हो। क्यों नहीं होता उसका भी लॉजिक बताऊंगा मैं। सी बाहर है, क्यू अंदर है, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। क्यू ओवर क्यू, आर ओवर आर, सी ओवर सी, जेडपी ओवर जेडपी, ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे। अब देखिए, ये वेक्टर है, ये फील्ड है। फील्ड होता है रियल नंबर का सेट, यस होता है, लेकिन बाहर छोटा आ गया तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। जेड ओवर जेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फील्ड नहीं है। जेड ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आर ओवर जेड भी कैसे वेक्टर स्पेस बना सकता है? अब एक चीज और मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, उसको भी लिखता हूं मैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आर ओवर सी, दूसरा सी ओवर आर, तो अभी मैंने समझा रखा, आप इतना ध्यान दीजिए कि सी ओवर आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सुपर फील्ड बाहर है। क्यों नहीं बनाएगा बताता हूं मैं आपको। आपने पढ़ी थी ए अल्फा बिलोंग्स टू वी वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे वी ये है, बाहर वाले को वी कहते हैं, अंदर वाले को एफ कहते हैं। आप जानते हैं सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, फील्ड तो होता ही होता है। एक एलिमेंट आप फील्ड से उठाते हैं, एक एलिमेंट आप वेक्टर से उठाते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है इसको मल्टीप्लाई करके वेक्टर का एलिमेंट मिलना चाहिए। अब देखिए सर, एक एलिमेंट आपने a प्लस बी आई उठाया फील्ड से, फील्ड कौन है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और एक एलिमेंट 4 उठाया किससे? रियल नंबर से। अब a अल्फा करो तो 4 इंटू ए प्लस बी आई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ये तो क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि मिलना किसका चाहिए था? अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो वेक्टर का मिलना चाहिए था, ये तो मिल गया किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वेक्टर स्पेस कैसे हो सकता है? तो वेक्टर स्पेस होने के लिए आप ध्यान दीजिए, अंदर सुपर फील्ड हो गया तो वो वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनाएगा। अंदर सब फील्ड होने पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। अंदर सुपर फील्ड नहीं होना चाहिए, अंदर सब फील्ड हो जाए तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। दूसरा, फील्ड ओवर फील्ड वेक्टर स्पेस बना देगा।
फील्ड ओवर फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। इसके बाद जरा सा मैंने एक छोटा सा एक कोशिश करी आपको समझाने की, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब डिटेल में इन लेक्चर्स को मैं कराऊंगा तो आप डिटेल में ढंग से समझेंगे। पहले जरा सा बेसिक क्लियर करिए आप, ठीक है। तो इनसे